सो गाइस, बेसिक से हायर लेवल की क्लास में, थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बेटा 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं और तीनों में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं और आज उन्हीं कॉन्सेप्ट से हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बेसिक से हायर लेवल आपको क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन को आपको देखना किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक इज कनेक्टेड विद, आपसे पूछा कि थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली होता क्या है, बताना। देखो, क्या टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्या टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है क्या? हाँ, एनर्जी कंजर्व जरूर होती है ना, फर्स्ट लॉ है। लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की टोटल एनर्जी को थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं क्या? नो। फिर लिखा है एनर्जी चेंज इन सिस्टम, क्या एनर्जी चेंज होती है क्या सिस्टम में? यस, एनर्जी चेंज होती है बेटा सिस्टम से सराउंडिंग, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि हमने ये पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली क्या बेटा कि एनर्जी का कन्वर्जन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो क्या होगा, सिस्टम से एनर्जी क्या होगी बेटा? चेंज होगी। क्या होगी? चेंज। या बिल्कुल राइट। आगे देखते हैं, रेट ऑफ केमिकल चेंज, नो, ये बेटा किस में होता है? काइनेटिक्स में होता है। किस में होता है? काइनेटिक्स में होता है। ये भी अपना आंसर नहीं है। मास चेंज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, बेटा ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस में होता है। किस में होता है ये? रेडियो एक्टिव प्रोसेस। जरूरी नहीं है आपको केवल वही जानना है कि इसका सही आंसर क्या था, आपको ये भी जानना है, क्योंकि बेसिक से हायर लेवल अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जिस प्रोसेस को इसके अंडर नहीं हम प्रोसीड कराते तो वो प्रोसेस एक्चुअली कहाँ यूज होगी। क्लियर बात? चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और क्या कह रहा क्वेश्चन एक बार सुनो ध्यान से, ठीक है, बहुत आसान है। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट, हमें बताना है कि आइसोलेटेड जो सिस्टम होगा वो क्या है, वो क्या बताता है अपने को, ठीक है। देखो, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद सराउंडिंग, बिल्कुल राइट है बेटा, बिल्कुल राइट है, बात तो सही है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी विद सराउंडिंग, नो। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास विद सराउंडिंग, बिल्कुल राइट। देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास विद सराउंडिंग, नो। चलो, अब अपना आंसर इन दोनों में है ना, तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में मास, मैटर और एनर्जी चेंज नहीं होते। देखो, अभी यहां पर आइसोलेटेड पूछा बेटा, आइसोलेटेड, हम आइसोलेटेड भी पूरा लिखेंगे, क्लोज्ड सिस्टम भी पूरा लिखेंगे, समझेंगे, और ओपन भी, ओपन सिस्टम, है ना। क्योंकि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बनेगा तो सेकंड में आंसर लेकर आएंगे, ठीक है बेटा। आइसोलेटेड में क्या है? नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर, कोई भी एक्सचेंज बेटा नहीं होने वाला है। क्लियर? क्लोज में क्या होगा? मैटर नॉट चेंज बट कैन बी एनर्जी, एनर्जी चेंज हो सकती है बेटा पर मैटर चेंज नहीं होगा। और ओपन में बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर चेंज, बेटा दोनों ही चेंज होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ओपन कप, ओपन कप, इसका क्लोज्ड कप और इसका थर्मस। बोलो, आगे ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आंसर सेकंड्स में लेकर आना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये क्वेश्चन साइक्लिक प्रोसेस का, अरे इंपॉर्टेंट है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। देखो, ये कह रहा कोई साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब यहां से ऐसे कोई प्रोसेस हुआ है, ठीक है। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? साइक्लिक प्रोसेस आपको ये मैंने समझाया था साइक्लिक प्रोसेस के बारे में कि इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी बेटा और उसकी एंथैल्पी भी जीरो होगी,
है ना, यही समझाया था ना, चेंज ऑफ एंथैल्पी जीरो और इंटरनल एनर्जी भी जीरो। देखो यहाँ ये जीरो है, ठीक है, ये भी जीरो ठीक है, लेकिन ये ग्रेटर देन 9, लेकिन ये दोनों ही जीरो हो सकती है, यस दोनों जीरो होंगी। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि डेल्टा यू तो जीरो लेकिन डेल एच नॉट जीरो। इसमें कहना चाह रहा है डेल्टा एच जीरो लेकिन डेल्टा यू नॉट जीरो, लेकिन अपने ये आंसर नहीं है, अपने ये आंसर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। क्वेश्चन इंटेंसिव प्रॉपर्टी का है। देखो क्या आपको ये पता कि इंटेंसिव क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव। क्या समझाया था बच्चों मैंने इसके बारे में? इसने पूछा आइडेंटिफाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें पता है इंटेंसिव वो प्रॉपर्टी होती हैं जो डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करती है। और एक्सटेंसिव वो होती है बेटा जो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन अमाउंट। क्या ये बात क्लियर रहेगी? अमाउंट पर डिपेंड करेगी। देखो जरा मुझे एक बात बताइए, एंथैल्पी और टेम्परेचर कैसा है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मेरे पास में वाटर है, ध्यान से सुनना, वाटर है ना, और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास में 10 ml है, ठीक, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा जरा बताओगे? कितना होगा? 100 डिग्री। बोलो यस और नो। और अगर मैं ये कह दूं कि ये जो है ये मेरे पास में 1000 ml है, 1 लीटर, अब बॉइलिंग पॉइंट कितना? कितना? अब भी बेटा 100 ही रहेगा। इसका मतलब अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा कुछ भी, कोई पॉइंट अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा तो ये आएगा इंटेंसिव। डोंट वरी। टेम्परेचर इंटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव यहाँ नहीं है। अच्छा वॉल्यूम की देखो, ये 10 ml है बेटा, 10 ml का नेचर कुछ अलग होता है। मान लो 10 ml है ना, 10 ml। अगर मुझे कोई चीज़ न्यूट्रलाइज करनी हो, हाइड्रोलाइज करनी हो, तो 10 ml से काम ना चले, 100 ml चाहिए। तो इसका मतलब ये तो अमाउंट हो गया बेटा अलग अलग, है ना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है दोनों का, अमाउंट। तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव है बेटा, जिसमें वॉल्यूम है उसको हटा दो, ये हटा दिया और ये हटा दिया। अब अपना आंसर यहाँ है ना। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सोचो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का तो 10 ml का भी वही है जो होना चाहिए, 1.4 के समथिंग होता है, और 100 ml में भी वही होगा, 1.4 है तो 1.4 ही रहेगा। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम हुआ? यस, दैट इज इंटेंसिव, दिस इज द आंसर। लेकिन एंथैल्पी नहीं होता, क्योंकि एंथैल्पी अमाउंट पर डिपेंड करती है। ये जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, जितना उतनी डिफरेंट उसकी क्या होगी, एंथैल्पी हो सकती है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन Q इज हीट सप्लाइड एंड W इज वर्क डन बाय द सिस्टम। बेटा यहाँ फोकस जरूर करना है, वर्क डन बाय द सिस्टम। मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम और एक वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है बेटा, ऑन द सिस्टम मतलब हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो W पॉजिटिव आएगा। बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज W नेगेटिव आएगा। बोलो बात क्लियर? और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है? Q प्लस W, ये होता है ना कि हम अगर कुछ एनर्जी उसमें पास करते हैं तो उसमें वर्क होता है, और जो वर्क होता है तो टोटल इंटरनल जो एनर्जी है उस मॉलिक्यूल्स की, उस सिस्टम की, वो चेंज होती है, दैट इज डेल्टा U। अब बाय द ऑन द सिस्टम पूछा तो W पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, ये W पॉजिटिव देखो किधर है, फर्स्ट ये बेटा, माइनस राइट ये भी है, लेकिन एक पॉइंट, अगर ये होता वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर बात? ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता,
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। क्वेश्चन कह क्या रहा भाई, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। ए सिस्टम एब्जॉर्ब 500 किलोजूल मतलब हीट, क्यू की वैल्यू गिवन, ओके, परफॉर्म 250 किलोजूल वर्क मतलब डब्ल्यू की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है। पूछा क्या, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बेटा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब आपके पास एक मेन पॉइंट क्या बेटा, कि आपको ये पहचानना है कि रिएक्शन जो है उसमें वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ये पहचानना। कैसे पहचानोगे, देखो हम कह रहे हैं कि सिस्टम ने एब्जॉर्ब की इतनी हीट, ठीक, एंड परफॉर्म मतलब सिस्टम ने परफॉर्म किया, मतलब सिस्टम ने वर्क किया। क्या बोल सकते, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्लियर। तो इसका मतलब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो बेटा W नेगेटिव होगा, यस और नो। और W अगर नेगेटिव होगा तो यहां पर फॉर्मूले में चेंजेस आएगा Q माइनस डब्ल्यू। बोलो बात समझ में आई, यस और नो। हमने देख लिया परफॉर्म किया था वर्क, तो डेल्टा U इंटरनल एनर्जी Q कितना बेटा 500 माइनस W कितना है 250 किलोजूल। जरा आंसर निकालो, 250 किलोजूल ही आ गया चेंजेस, दैट इज दिस इज द आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इंटरनल एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया। आपसे पूछा क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड टेक इनटू कंसिडरेशन, मतलब इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन पूछी है। बेटा मैंने क्या समझाया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है U इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है, तो मैंने इसमें कुछ और एनर्जीज की बात भी की थी आपसे, जिसमें मैंने रोटेशनल की बात की थी, ठीक है, और किसकी बात की थी बेटा, वाइब्रेशनल की बात की थी मैंने। इन दो और मोशंस की मैंने बात की थी ताकि उनमें काइनेटिक एनर्जी का पता चले कि मोशन कैसे हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मीन्स उसका मोशन। क्लियर। देखो इसमें कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल राइट, वाइब्रेशन बिल्कुल राइट, रोटेशन बिल्कुल राइट, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट, यस दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगर किसी को नहीं पता कि ये होता है तो बेटा फिर से बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, चैनल पर जाओ और पहली वीडियो जाकर देखो। थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ये मिलेगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा, प्रोसेस से क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से। मैंने आपको 4 प्रोसेस समझाई थी, उन्हीं में से क्वेश्चन, चारों को फिर से रिवाइज कराऊंगा। एडिएबैटिक प्रोसेस पूछा है, क्या था बच्चों एडिएबैटिक में, एडिएबैटिक, और कौन सी थी, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और लास्ट आइसोकोरिक, ठीक है। एडिएबैटिक में बेटा डेल Q इक्वल टू 0 मतलब हीट रिमेन्स कांस्टेंट, क्या चीज, हीट कांस्टेंट, ठीक। आइसोथर्मल में क्या था बेटा, डेल्टा T इक्वल टू 0 मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। आइसोबैरिक डेल P रिमेन्स कांस्टेंट मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक डेल्टा V इक्वल टू 0 मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। अपने से पूछा था बेटा एडिएबैटिक, तो देखो जरा किधर है डेल्टा U, दिस इज द आंसर। क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है, आइसोथर्मल पूछ सकता है, आइसोबैरिक पूछ सकता है या आइसोकोरिक पूछ सकता है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ।
बच्चों सुनो और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जरा पूछा क्या ये ध्यान से सुनना। पहले बेटा पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो मैं डेफिनेट कह रहा हूँ आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। देखो कैसे, ये कह रहा वर्क डन इन अर्ग। बेटा यह ध्यान दो, अर्ग में पूछा है। आपको पता है कि जो वर्क डन आता है अपने पास में, है ना, वो क्लोजर में आता है, और इसको अर्ग में अगर कन्वर्ट करना हो तो इनटू में क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 7 करना पड़ेगा। यस, चलो देखते हैं। भाई ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 0.82 टू तो कैलोरी में होता है, ये भी नहीं है। आंसर तो ये हो गया बेटा, यस हो गया आंसर। तो अब देखो कैसे कि वर्क डन जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बच्चों, 2.303 nRT log V2/V1। बोलो यही है या नहीं, है ना बेटा। 2.303 इंटू एन, इसमें बोला वर्क डन 1 मोल, 1 मोल है, एन की वैल्यू 1। आर कितना हो जाएगा बेटा, 8.314 जूल में होता है। टी कितना हो जाएगा, 298 इंटू 10 की पावर 7 करो लॉग बेटा 20/10, तो ये 2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। देखो किधर है बच्चों, यही रहा आंसर। बहुत सिंपल था, बस समझ में आने की देरी थी क्वेश्चन को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो बच्चों आ गया ना आइसोथर्मल से क्वेश्चन फिर से, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है इस बार। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या लिखवाया था मैंने कि इसमें पूछा क्या, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इट्स इंटरनल एनर्जी पर या एंथैल्पी पर क्या इफेक्ट आएगा। देखो अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, मैंने कहा बेटा ये मेरे पास में एक सिलेंडर था, ठीक है, और ये आइसोथर्मल ही, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा T इक्वल टू 0, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है इस गैस के लिए, ठीक है। तो क्या इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी बेटा, नो, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर बात, नहीं, इंटरनल एनर्जी पर तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। एंथैल्पी डिक्रीज, क्या इसकी एंथैल्पी डिक्रीज होगी क्या, डेल्टा H एंथैल्पी डिक्रीज होगी क्या, हाँ, क्योंकि टेम्परेचर क्या है इसमें, कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिमेन्स अनअफेक्टेड, नो, 0, नो, दिस इज द आंसर। क्लियर बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी आइसोथर्मली इस एक्सपेंशन का है, एक्सपेंड आइसोथर्मल, जैसा अभी समझाया था ना मैंने कि अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। सेम उसी में है, आपसे पूछा वर्क डन। बेटा वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल वर्क डन एक्सपेंशन के लिए W इक्वल टू 2.303 nRT log V2/V1 होता बेटा, ठीक है। तो W इक्वल टू 2.303 इंटू N, बेटा कितना है, 0.75, लिखो यहाँ पर 0.75 इंटू R, जूल में है बेटा, तो 8.314 इंटू हो गया, टी भी हो गया, टी कितना बेटा, 27। इसका मतलब 27 के लिए कितना लिखोगे आप, 273 और 27, 300 केल्विन इंटू लॉग V2 कितना बेटा, 25, और V1 कितना, 15, ठीक है। सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो बच्चों ध्यान से देखना कि यहाँ पर 3 से 2 जीरो है और यहाँ पर पॉइंट 2 के बाद, तो मैं इसको अगर हटा दूँ ऐसे तो ये कैंसल। इसको देखो 5 दिए 15, 5 25, इसको सॉल्व करो पहले लॉग को। log 5 इक्वल टू 6.4 और log 3 इक्वल टू 4.2। क्लियर।
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है बेटा, ये प्रॉपर्टी लगती है log a बाई बी इक्वल टू log a माइनस log b। ठीक है, तो बेटा log a 6.4 और log b 4.2, यही था। हमने 5 और 3 करके ये वैल्यू रख दी डायरेक्ट, तो बेटा कितना आया, ये आया 2.2। क्लियर, तो मैं इसकी जगह पर 2.2 रखूंगा। क्या आएगा भाई, 2.303 इंटू 75 इंटू 8.314 इंटू 2.2। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा नहीं है। अच्छा 3 रह गया अभी, इंटू 3, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कर सकते हैं भाई, आगे हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसके डिवाइड में 10 ले लूँ, 10, तो यहाँ से होगा 5 दूनी 10 और 5 से जाएगा 15 पंजे 75, 15। ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ बेटा 1.1, सॉरी 1 नहीं, अब तो 11 ही आएगा। करो सॉल्व, क्या है, 11 तिया 33, 33 इंटू 15, 15 ती 45, 15 ती 45 और 4 49। ये लो भाई 8.314 और इंटू 2.303। बेटा सॉल्व करो इसको जरा, 495 तक आ गया है ना। इसका मतलब कुछ वैल्यू है। इसको और इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये अप्रॉक्स कैलकुलेट करके देखना, ये अप्रॉक्स 956 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बेसिक सा ये क्वेश्चन है और प्रोसेस सबको पता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में कुछ तो है। देखो क्या, प्रोसेस कैरिड आउट इन परफेक्ट इंसुलेशन। बेटा परफेक्ट इंसुलेशन बोला गया है। क्या आपको मैंने बताया था कि इंसुलेटर वॉल, इंसुलेशन किस में होता है, वॉल्स, बिल्कुल। क्या बेटा, एडियाबैटिक, क्योंकि Q इक्वल टू 0। और आइसोथर्मल में क्या होता है बेटा, कंडक्टर वॉल्स आर कंडक्टर, वॉल्स जो होती है उसकी कंडक्टर होती है ना। आइसोबैरिक ये आप जानते हो, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। आसान था ना क्वेश्चन, केवल आपको बताना था इंसुलेशन वॉल किस में होती है, तो वो होती है एडियाबैटिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है और एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, ए गैस प्लेस्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपेंड अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। बेटा गैस एक्सपेंड हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर है, कितना, 1 atm। क्या वॉल्यूम कहाँ से एक्सपेंड हुई थी बेटा, 5 लीटर से 10 लीटर, और हीट एब्जॉर्ब कितनी की है, 400 जूल। द चेंज इज इंटरनल एनर्जी। बेटा इंटरनल एनर्जी आपसे पूछी गई है, तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला होता है अपने पास में, दिस। अब फिर से आपको W पता होना चाहिए कि W नेगेटिव होगा या फिर W पॉजिटिव होगा। देखो जब भी एक्सपेंड होगा ऑलवेज W नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। क्या आएगा, डेल्टा U इक्वल टू, दिस इज कितना है बेटा, ये है 400 जूल माइनस W। अब मुझे W चाहिए बेटा, है ना, तो W इक्वल टू क्या होता है, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। बोलो बात क्लियर है। क्या आएगा बेटा, माइनस में आएगा, क्या आएगा, W इक्वल टू P1 है, और बेटा V2 कितना, 10 माइनस V1 कितना, 5। टोटल कितना आया, W इक्वल टू 5 आया। कितना आया, 5। ठीक है, 5 एकम 5, मतलब हम ये कह सकते हैं दिस इज 5, नहीं माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, कितना आया, 5 आया। ठीक है,
अब बेटा ये लीटर एटीएम में आया है क्योंकि प्रेशर अपना एटीएम में था और ये लीटर में थी, मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो बेटा अगर मैं लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करता हूं तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा 10.3 से। क्लियर? तो क्या आएगा बेटा 5 इंटू 101.3 इक्वल टू कितना आएगा भाई 5 या 15, 5 एकम 5 और 1 6, 5 0 और 5 एकम 5, ये आ गया 506.5। चलो रखो यहाँ पर इस वैल्यू को। तो डेल्टा यू इक्वल टू 400 माइनस 506.5, तो बेटा कितना आ जाएगा ये ज़रा चेक करो। 5.5 का 5 रहा, 6 में 6 का 6, 0 का 0 और ये 106 पॉइंट और किसका बेटा माइनस का। जरा देखो आंसर है क्या? यस, दिस इज द आंसर 106। क्लियर? बहुत सिंपल था, बस आपको W निकालना था पहले ये वाले फॉर्मूले से। क्लियर? और देन इसमें पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आपका एडियाबेटिक कंडीशन, लेकिन थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बदली है और ऑप्शन को चेंज किया है। मतलब क्वेश्चन को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश की गई है। कह रहा फ्री एक्सपेंशन के लिए करेक्ट ऑप्शन बताइए जब गैस किस में बेटा एडियाबेटिक कंडीशन में। ठीक है, देखो एडियाबेटिक बोला ना उसने, एडियाबेटिक क्या होता है एडियाबेटिक में? Q इक्वल टू 0 होता है, हीट 0 है। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं डेल्टा U बोलता हूं तो और Q प्लस W बोलता हूं, है ना, तो क्या है डेल्टा U इक्वल टू 0 प्लस W और W इक्वल टू डेल्टा U, है ना, एक ही बात है। ठीक है, Q 0 हीट 0 है, देखो किसमें बेटा इसमें नॉन जीरो, बाकी सब में है। ठीक है, अगर बच्चों Q 0 हो गया तो आप मुझे बताइए T क्या होगा? जब हीट ही 0 है तो टेम्परेचर भी क्या कांस्टेंट होना चाहिए। भाई अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी सब्सटेंस में हीट नहीं दे रहे हम और हम कह रहे हो 25 डिग्री पर है और हीट देने रहे, तो वो हमेशा किस पर रहेगा 25 पर ही रहेगा। क्लियर? इसका मतलब डेल टी भी 0 होना चाहिए। ढूंढो, ये नहीं है 0, यस, लेकिन ये ऑप्शन वैसे नहीं हो सकता, नो, दिस इज द आंसर। बात क्लियर? और W भी 0, क्यों? क्योंकि हमने ये बात की थी कि अगर हीट देंगे सिस्टम को तो ही वर्क होगा, और जब हीट ही नहीं दे रहे तो वर्क भी नहीं होगा। क्लियर बात? ये फर्स्ट लॉ था अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से आंसर करो बच्चे। ये और एक सिंपल और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है अपने इस वीडियो में। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर, बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर अगर गैस जाती है तो मैंने बोला था उसमें कूलिंग होती है ना, तो टेम्परेचर क्या हुआ बच्चों? टेम्परेचर चेंज हुआ। और ये इफेक्ट किसने बोला था? ये जूल थॉमसन ने बोला था। यस और नो? अगर नहीं है क्लियर तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। लो प्रेशर, देयर अकर ए चेंज इन टेम्परेचर, दिस फेनोमेना इज जूल थॉमसन, दिस इज द आंसर। फर्स्ट लॉ नो, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू गिव्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, नो, डेल्टा जी वाला फंक्शन नहीं होता। सेकेंड लॉ, एंट्रोपी वाला फंक्शन स्पॉन्टेनिटी नहीं होती, तो अपना आंसर दिस। बोलो बात क्लियर है? चलो आज हमने इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए थे, जो बेसिक हमने डिटेल्स थर्मोडायनेमिक्स की यहाँ पर सीखी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसा ही लेक्चर बनेगा आपको अपडेट हो जाएगा, आपके यूट्यूब चैनल पर वो क्लिक हो जाएगा। क्लियर है? तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म ईफा बाय प्रजापति सर। थैंक यू वेरी मच।